जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि मेरी क्लास आप तक लाइव सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपको मेरी साउंड क्लियरिटी अवेलेबल होगी। इफ यस देन प्लीज रेज योर हैंड, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। साउंड क्लियरिटी है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4, और चैप्टर 4 के बारे में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज मैंने कल आपको दिया था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। बेसिक आइडिया मैंने आपको अवेलेबल करा दिया था और वो चीज़ें आपको क्लियर भी हो गई होंगी कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो चीज़ें अगर क्लियर हैं तो हम लोग कुछ आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का बेसिक चैप्टर पहला जो है उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट वाइज चलूँगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ सिलेबस का पॉइंट डिलीट हुआ है, तो आई हैव नो नी डाउट, मैं उस पॉइंट्स को पढ़ाऊँगा भी नहीं क्योंकि फालतू का टाइम किल करेगा। सिलेबस भी लेंदी है, आगे बढ़ाना भी है, सिलेबस भी देखना है। आप लोगों के अकॉर्डिंग सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है जिस तरीके से आपको लगता है, तो सिलेबस भी देख लेते हैं। बट मुझे लगता है कि सिलेबस टाइमली है क्योंकि यही 4 चैप्टर मोस्ट टाइम टेकिंग थे, उसके बाद तो चैप्टर सब ईजी होने वाले हैं। ठीक है, ये 4 चैप्टर स्टार्टिंग के जो केमिकल काइनेटिक्स था यही टाइम टेकिंग थे, यही टाइम लेने वाले थे। अब इसके बाद के जो चैप्टर हैं वो बहुत ही इजी हैं और उनको थोड़ा सा बस केवल एक मार्क करना है और आप इजी को तैयार कर लोगे। हमें बेसिक टाइम जो लगने वाला है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगने वाला है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा साइड में चल ही रहा है। मुझे नहीं लगता कि सिलेबस में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास 5 से 6 महीने के समय है, ईजी को हम कर लेंगे। बट फिर भी आप लोग परेशान हैं तो उसका समाधान किया जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो है डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें सबसे पहले आज हम बेसिक चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब वो बेसिक चीज़ों में सबसे पहला है, मैंने आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, ये बता चुका हूं आपको। केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं टू फाइंड आउट द स्पीड रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में ऑब्जर्वेशन हमको गिब्स फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट में थर्मोडायनेमिक्स देता है, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट, रिएक्शन जो हुआ है वो कितना हुआ, फॉरवर्ड हुआ कि बैकवर्ड हुआ, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर ने डिस्कस कर दिया, बता दिया। अब हमारे बारे में या हमको जो जानना है वो पढ़ना है स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितनी स्पीड से रिएक्शन हुआ, कितनी रेट से रिएक्शन हुआ, इसके बारे में फाइंड आउट करना है। तो अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे। तो सबसे पहला पॉइंट है, लिखिएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हेड ना लिखिएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन on the basis of rate, that is speed। स्पीड के बेसिस पे कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, सबसे पहला पॉइंट आप ये डालिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने कल आपको बताया था, इसके बेसिस पे 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला रिएक्शन होता है वेरी फास्ट रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब जिसके रेट को हम मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल रेट रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा होता है क्या, मॉडरेट रिएक्शन, जिसके की रेट को हम मेजर कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड टू 3 कैटेगरी, दैट इज फर्स्ट इज वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट रिएक्शन। आइए अब एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेरी फास्ट रिएक्शन। सबसे पहला क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है, आपको पता है ये वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि ऐसे रिएक्शन जो इंस्टेंट होते हैं, मतलब इधर रिएक्टेंट मिलाया नहीं कि प्रोडक्ट बनके तैयार हो गए, हमको मिली सेकेंड ऑफ टाइम लगता है।
टाइम इंटरवल इतना कम होता है कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते, मेजरेबल नहीं है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि जिनका हम रेट नहीं फाइंड आउट कर सकते, वो मिली सेकेंड्स में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन। जरा एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, वेरी फास्ट रिएक्शन में लिखिए, वेरी फास्ट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन which are completed the moment the reactants are which are completed the moment which are completed the moment the reactants are mixed, completed the moment the reactant are mixed, are called very fast reaction, or are also called instantaneous reaction, मतलब रिएक्टेंट मिलाया नहीं, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। तो वेरी फास्ट रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द आयनिक रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट को NaCl में मिलाते हैं तुरंत प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट और सोडियम नाइट्रेट हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन कहीं पढ़े हो आप? इस रिएक्शन को अगर आपको याद आ रहा होगा तो इस रिएक्शन को डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं एक जगह, और वो रिएक्शन कहाँ पढ़े थे? जब हम लोग फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, वहां पे इस रिएक्शन को हमने पढ़ा था, लैंडॉल्ट इक्वेशन याद है, रिएक्शन को प्रूव करने के लिए। तो वेरी फास्ट रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन जो होते हैं वो मिली सेकेंड में हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नहीं पता कर सकते, ऐसे रिएक्शंस का हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि सर उसका रेट मेजर नहीं कर सकते। दूसरा रिएक्शन है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन क्या है? इनका रेट हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इनका टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा लगता है। जो इनका टाइम इंटरवल होगा रिएक्शन का इनिशियल और फाइनल में, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो टाइम लगेगा तो हम रिएक्शन कहां से पता कर पाएंगे, रेट कहां से पता कर पाएंगे? तो इसके बारे में लिख लीजिएगा, वेरी स्लो रिएक्शन में लिख लीजिएगा, वेरी स्लो रिएक्शन are the reaction which takes a year or month for the completing its whole process, year or month for completing its whole process। बताओ साल भर बैठ करके हम इंतजार करेंगे कि रिएक्शन होगा तो हम इसका रेट पता कर लें? नहीं कर पाएंगे ना, तो हम इसका रेट ऑपरेट नहीं कर सकते। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है करोजन। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं वो एक दिन में तो बनेंगे नहीं। कोल जो बनता है वो क्या एक दिन में बनता है क्या? बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। तो इनके रेट भी आप मेजर नहीं कर सकते। तीसरा आता है मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। हेडिंग डालिएगा मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, और इसमें एक पॉइंट नोट करिएगा, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, इसमें एक पॉइंट नोट करिएगा, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, या मॉडरेट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज जनरली केमिकल रिएक्शन। These reaction proceeds at a limited speed, and their rate can be measured, मतलब ऐसे रिएक्शन जो कि लिमिटेड स्पीड पे होते हैं और उनके रेट को हम मेजर कर सकते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और पूरी केमिकल काइनेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट केमिकल रिएक्शन की स्टडी करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर है?
हो रही है? कोई प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? चलो, क्वेश्चन ये उठता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर कैसे पता करेंगे मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, उसकी टाइप्स की हाफ लाइफ आपको पता हो, उसका रेट पता हो तो कंफर्म है कि वो मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। दो चार एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ब्रेक होता है तो 2H2O + O2 बनाती है, तो ये क्या है? ये मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, इसका रेट पता किया सकता है। इसके अलावा बहुत सारे N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, इसका रेट पता कर सकते हो। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो मैंने बताया था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इसी को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, याद है? और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है। ये तो मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मॉडरेट केमिकल रिएक्शन में आएंगे। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स में जो पढ़ेंगे हम वो मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम स्टार्ट करने चले डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमारा पहला पॉइंट है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। अब पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डालिएगा रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, हेडिंग डालिए रेट ऑफ ए केमिकल रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे मेजर करते हैं, कैसे पता करते हैं, हमको ये जानना है, ठीक है? तो आइए देखते हैं कैसे मेजर करते हैं, ठीक है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती है, या तो रिएक्टेंट होता है या तो प्रोडक्ट होता है, और बीच में अगर एरो के ऊपर कुछ लिखा है तो वो रिएजेंट होगा, केमिकल रिएजेंट होगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो रेट चेंज होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बाकी और चीजों पे भी डिपेंड करता है, बट बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको दिखता है वो है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लेकर के डिफाइन की गई है। ऐसा नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन को टेंपरेचर इफेक्ट नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन को सरफेस एरिया इफेक्ट नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेशर इफेक्ट नहीं करता, करता है, बट डेफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ही अवेलेबल मिलेगी हर बुक में आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही नहीं होगा तो टेंपरेचर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होगा। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बेस्ड है कंसंट्रेशन यूनिट्स पे, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और किस पे? किसके? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है? अब देखिए, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, R से P बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप क्या कहोगे? ये है आपका रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। मुझे एक बात बताओ, मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एट इनिशियल स्टेज पे इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि R1 था। क्या था? R1 था। क्या था? R1 था। और इसका जो कंसंट्रेशन था वो क्या हो जाएगा? कहेंगे सर रिएक्शन इनिशियल स्टेट पे रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो जीरो होगा, लेकिन एट T1 पे इसका कंसंट्रेशन हो गया R2, ठीक है? इसका कंसंट्रेशन हो गया T1। फिर एट T2 पे गए, इसका कंसंट्रेशन हो गया R3, इसका कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है? तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि हम इसका रेट कैसे निकालेंगे। तो रेट कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है कि रेट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि चेंज इन द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अगर एक लाइन में डिफिनेशन कोई बोले तो चेंज इन द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये क्या कराता है? रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक? और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यार सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। मतलब ये जो ब्रैकेट लगाया है, पहली बात तो ये जानिए, बहुत लोग नहीं जानते हो, जो नहीं जानते उनको जानना जरूरी है। कहीं भी केमिस्ट्री में ये ब्रैकेट लगा रहे तो आप ये समझ लोगे कि सर ये ब्रैकेट जो लगा है ये बता रहा है
कि मोल पर लीटर, दैट इज द कंसंट्रेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। पूरे केमिकल काइनेटिक्स में जहां भी ब्रैकेट लगाएगा आप क्या समझोगे, सर ये मोल पर लीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कंसंट्रेशन यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्लियर? तो क्लियर क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि रिएक्टेंट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग मोड में जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग मोड में जाएगा। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है वो डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करता है। ये तो बात है ना क्लियर भाई? ठीक? या यूं कह सकते हैं कि सर रिएक्टेंट जो होता है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होता है और प्रोडक्ट जो है वो वैसे वैसे क्या होता है, अपीयर होता है। क्योंकि कई बुक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऐसे लिख के देता है या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऐसे करके देता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे ये सारे टर्म्स आपको पहले बता दे रहा हूं। ब्रैकेट का मतलब क्लियर हो गया। दूसरी बात एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, या यूं कह सकते हैं कि रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, प्रोडक्ट अपीयर होता है। होता है या नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। रिएक्टेंट अपीयर होता है और वो प्रोडक्ट क्या होता है, डिसअपीयर होता है। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें भी लिखा हुआ रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। हाँ शिवम? यस? चलो, तो एक चीज ये क्लियर होना चाहिए, ये जनरली देखने को मिलता है, ठीक है? रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, सारे वर्ड्स क्लियर होंगे। अब आइए रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनेशन देखते हैं। ये पॉइंट क्लियर है कि रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। क्लियर है? रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा, प्रोडक्ट अपीयर होगा। अच्छा, मैं पूछूं कि R1 और R2 में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो आप क्या बोलोगे, R2 इज ग्रेटर देन R1 कि R1 इज ग्रेटर देन R2 लिखोगे? सिंपल सी बात है सर, अभी आप बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो R2 की वैल्यू तो कम ही होगी। बोलिए भाई, R2 की वैल्यू कम होगी या नहीं कम होगी? क्लियर हो रहा है ना? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट्स है तो बोल दीजिए। मुझे लगता है कि यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। इफ यस देन प्लीज रेज योर हैंड। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू। चलो, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। अगर मैं पूछूं कि P1 और P2 में किसकी वैल्यू ज्यादा है तो सीधी बात है सर, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। सर P2 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, P1 की वैल्यू। तो जरा बताओ P2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी आएगी? P2 माइनस P1 का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर P2 माइनस P1 की बात कर रहे हैं सर, P2 ज्यादा है P1 का, मैं तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आएगी नहीं आएगी? एकदम आएगी। इसको देखो R3 R2 की बात करें, R3 की वैल्यू क्या है? R3 की वैल्यू सिंपल सी बात है सर, R3 की वैल्यू कम है, R2 की वैल्यू ज्यादा है। सर R3 माइनस R2 करेंगे माइनस में वैल्यू आएगी सर, किसमें आएगी, माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का जो चेंज इन कंसंट्रेशन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी और प्रोडक्ट का जो चेंज इन कंसंट्रेशन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नहीं आएगी? किसी को प्रॉब्लम? P2 माइनस P1 करेंगे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि P2 की वैल्यू P1 से क्या है, ज्यादा है। याद देखो, R3 माइनस R2 करोगे, सिंपल सी बात है, R3 की वैल्यू कम है, R2 की वैल्यू ज्यादा है, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव आती है और प्रोडक्ट की जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जरा डेफिनेशन लिख लो डियर स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लो, तो मैं आपको बताता हूं। लिखो, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, the rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction is the change in the molar concentration, the rate of chemical reaction is the change in the molar concentration of species, species मतलब क्या, reactant और product, molar concentration of species taking part in a chemical reaction, taking part in a chemical reaction per unit time,
टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन पर यूनिट टाइम। तो रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, रेट इज इक्वल टू लिख सकते हो चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। क्या लिख सकते हो आप, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन रेट की डेफिनेशन लिख सकते हो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, टाइम टेकन फॉर द चेंज। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने बोला मैं अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग देखूं तो रेट की जनरल डेफिनेशन तो क्लियर है, वही रेट इज इक्वल टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए दोनों के रिस्पेक्ट में लिखो तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अब देखिए कहीं कहीं पे बुक्स में आपको रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखा हुआ मिलेगा, या फिर मिलेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो चाहे ये लिखा रहे चाहे ये लिखा रहे, क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ओके सर ये कहां से डेल्टा ले आए आप, है कि नहीं, आपके दिमाग में आ रहा होगा। कुछ नहीं यार, ये R1 है और ये R2 है, तो डेल्टा आर क्या होगा जल्दी बताओ, डेल्टा का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, डिफरेंस कितना आएगा जल्दी बताओ सर, R2 माइनस R1। आप करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, आएगी नहीं आएगी। आप जो करके देखो R2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और R1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी डेल्टा आर की, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस, माइनस आएगी कि नहीं आएगी, सिंपल सी वर्जन माइनस आएगी। तो ये जो माइनस साइन मैंने लगाया इसके पीछे क्या मोटिव है, आइए देखते हैं। ये जो वैल्यू आएगी इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव आएगी, आएगी या नहीं आएगी, सर एकदम से आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है सर आपने कहा नेगेटिव आएगी, हमने मान लिया कि नेगेटिव आएगी, मान क्या लोगे यार, है नेगेटिव है तो बोल रहा हूँ, अपने मन से थोड़ा बोल रहा हूँ, नेगेटिव हो जाएगा यार, सिंपल सी बात है। इनिशियली मान लो 5 मोल लिए, 10 सेकंड के बाद 3 मोल बचा, 3 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट रुकिएगा, ये लेकिन कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट नेगेटिव नहीं होता, कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट नेगेटिव नहीं होता। एक दो एक्सेप्शनल पॉइंट है जहां पर रेट नेगेटिव होता है, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, बट अभी ये जानिए कि कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन का रेट नेगेटिव नहीं होता। तो आप कहोगे सर ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन वाइवा में एग्जाम में बहुत पूछता है कि व्हाट इज द नेगेटिव साइन बिफोर द चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कर रहा है इसलिए, किस लिए लगा दिए भाई, अपने मन से लगा दिए, उसको लगाएं। आप बोलेंगे सर क्योंकि यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, क्यों, क्योंकि ये जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी सर। तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, क्योंकि रेट कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन बिफोर द डेल्टा आर, तो आप बोलोगे सर इट रिप्रेजेंट्स द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेगेटिव साइन किस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप कहोगे सर ये तो आप ऐसे भी कह सकते थे, अभी क्यों कह रहे हो, तो आप बोलोगे सर कि नेगेटिव साइन जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमने इसलिए लगाया है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो जो हमारा रेट आए, रेट ऑफ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आए, वो वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि डेल्टा आर की वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव में नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दो मीनिंग है यहाँ पे नेगेटिव, एक नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए तो नेगेटिव रिप्रेजेंट्स द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट अगर आपसे कोई बोले कि नेगेटिव रखे क्या करने को भैया, तो आप बोलो सर रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमको ये नेगेटिव साइन लगाने के पीछे दो मोटिव है, एक तो वो ये बता दे रहा है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है, दूसरा पॉइंट ये बता दे रहा है कि उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव से, तो डेल्टा आर की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव आएगी,
क्यों आएगी ये बता चुका आपको, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। क्लियर, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। तो आपसे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट पूछे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पूछे, तो क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा क्या है, चेंज इन टाइम। ये डेल्टा आर कैसे आया ये समझ में आ गया, R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। क्लियर, तो डेल्टा टी की वैल्यू T2 माइनस T1। ठीक है, इससे आपको क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इससे आपको क्या रिसीव हो जाएगा, सिंपल सी बात कि सर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस। माइनस का मतलब समझ में आ गया, नेगेटिव साइन का मीनिंग क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। प्लीज रेज योर हैंड इफ यस, देन प्लीज यस। नेगेटिव साइन का रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। ये नेगेटिव क्यों लगाया मैंने, नेगेटिव लगाने के पीछे क्या मोटिव है, सबको क्लियर है। चलो, नेगेटिव के पीछे मोटिव यही था कि वो दो चीजें हैं, एक तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही है, और साथ ही साथ माइनस इसलिए लगा दिए सर क्योंकि रेट कभी नेगेटिव नहीं होता, वो वैल्यू नेगेटिव जो डेल्टा आर की आएगी उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या कर देंगे हम पॉजिटिव कर देंगे। चलो नेक्स्ट है, ये तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हो गया, रेट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर यही लिखा हुआ मिलेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट पूछा जाए, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डेल्टा पी, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, सिंपल सी बात है कि सर ये विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, दैट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ गए बात को, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। कहेंगे सर यहाँ तो आपने नेगेटिव नहीं किया, तो क्यों नेगेटिव करेंगे भाई, जरा बताओ। अगर मैं यहां बात करूं कि डेल्टा पी क्या है, तो डेल्टा पी क्या है, P2 माइनस P1 है। तो P2 माइनस P1 का मतलब क्या हो गया, अभी ऊपर पहले बताया हूं आपको कि P2 की वैल्यू ज्यादा है, P1 की वैल्यू कम है, तो वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ना लगाओ तो भी पॉजिटिव साइन तो वही है, तो इसका क्या मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। क्लियर है स्टूडेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस दोनों क्लियर हो गया। चलो अब इसको लिखते कैसे, दोनों क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलो इसको एक लाइन में अगर लिखना तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना तो क्या लिखोगे, लिखोगे माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्लियर बात बता दूं कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, जितना वो डिक्रीज होगा उतना ही प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा नेगेटिव में, वही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में होगा। ये जनरली देखने को मिलता है, लेकिन अगर कोई स्टैचोमेट्री लगी है तब क्या होगा वो भी आओ देखते हैं। जैसे A प्लस बी गिव्स आउट 2C, ये लिखा हुआ, इसके लिए हमको क्या लिखना है, इसके लिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी रिएक्टेंट है, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ स्टैचोमेट्रिक प्रोडक्ट के सामने, क्या करोगे जल्दी बताओ। आपको जनरली अगर ऑब्जर्वेशन में देखोगे तो क्या लिखोगे सर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, बट ये गलत हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। क्या लिखना है सर, जब भी स्टैचोमेट्री लिखी हो, क्या लिखा हो स्टैचोमेट्री लिखी हो, तो आप उस स्टैचोमेट्री का क्या कर दोगे रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल मतलब 2 लिखा है तो 1/2 कर दोगे, 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो जनरली ये देखने को मिलता है कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस होता है या डिसअपीयरेंस होता है दोनों बराबर होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर स्टैचोमेट्री लगी है तब खेल दूसरा है। कहेंगे सर खेल क्या है, सर खेल नहीं, न्यूमेरिकल में ये काम आएगा इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन बताने की जरूरत ना थी।
बताने के पीछे मोटिव क्या है, खेल दूसरा है कि न्यूमेरिकल में इस बात के लिए सावधान हो जाइए कि सर क्या है, ये 1/2 हो गया, क्यों हो गया यार सर? सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या है, चीजें ये सीधे रेसिप्रोकल हो जाएगा स्टैच्यूमेट्री का। तो रेट ऑफ रिएक्शन की एक डिफिनेशन और लिखी जल्दी से, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू the rate of disappearance ORR formation of a substance in a chemical reaction, ऐसे लिखिए ORR formation of a substance in a chemical reaction divided by द स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। जनरली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस के बराबर होता है, लेकिन जब स्टैचियोमेट्री आएगी तो क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। आइए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ये देखिए, ये लिखा है N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH2। इसके लिए मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो क्या हो जाएगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा, काहे को परेशान है, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 आ गया तो -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, यहाँ 2 है तो यहाँ पे देखिए माइनस नहीं होगा, प्रोडक्ट के सामने माइनस नहीं होगा, यहाँ 2 है तो 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। तो ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा भैया। कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम, समझ में बात आ रही है? जस्ट रेसिप्रोकल कर देगा। अब एक लास्ट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, लास्ट पॉइंट कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किसी भी रिएक्शन की यूनिट कैसे निकालोगे, कैसे पता करोगे, क्वेश्चन ये है। तो किसी रिएक्शन की यूनिट कैसे पता करते हैं, किसी भी रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसकी यूनिट फिक्स होती है स्टूडेंट्स। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, और नीचे टाइम अगर मिनट में है तो ऊपर जाएगा, यूनिट क्या हो सकती है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, या फिर इसकी यूनिट और क्या हो सकती है, मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकंड में है तो सेकंड हो जाएगा, डिपेंड करता है क्या। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फिक्स होती है, और वो क्या होती है आपके सामने है, सर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम था, मोल लीटर इनवर्स पर मिनट, तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आप सीख गए होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में किसी को भी प्रॉब्लम है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लोगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख लोगे, चलो वेरी गुड। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज की लाइव क्लास आपको अट्रैक्टिव लगी होगी, चीजें बहुत ही क्लियर हुई होंगी। आई होप कि आपको इसका ऑफलाइन वीडियो भी मैं प्रोवाइड करा दूं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऑफलाइन वीडियो नहीं ऑनलाइन मुझसे नहीं ऐड हो पाए। अब मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग के पास बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, तो उसके पीछे का कुछ भी रीजन हो डजंट मैटर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लाइव क्लास का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट योर अटेंडेंस हियर। आप अटेंडेंस जरूर दो, अटेंडेंस दोगे तो चीज़ें हमें क्लियर होती हैं कि कितने बच्चे हैं जो कि पर्सनली जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू।